आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीडीपी स्पेशल की क्लास चल रही है। सीटेट के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं क्लास आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आज की ये क्लास नंबर 4 है। यानी ये चैप्टर नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लिया गया, उस उनके एमसीक्यू कर लिए गए हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को अगर नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपका सीडीपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझ सकते हैं और एक तरीके से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। चलिए, आज ये क्लास नंबर 4 है जो आपका चैप्टर में लिखवाया हूं, सीडीपी का जो सिलेबस लिखवाया हूं, और उस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने आज 4th नंबर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अच्छा, कि आपके वंशानुक्रम को ही अनुवांशिकता भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इन टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लास्ट में, इसी क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लेंगे ताकि टॉपिक और अच्छे से कवर हो जाए। चलिए, अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, जो ह्यूमन या फिर किसी प्रजाति का डेवलपमेंट होता है, किसी प्रजाति का जो विकास होता है, वो मुख्य रूप से 2 तत्वों से मिलकर बनता है। एक तो आपका होता है आपका हेरिडिटी और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। इस इक्वेशन को कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा। एच एच का फुल फॉर्म होता है, इसको कह सकते हैं हेरिडिटी, एंड ई से कह सकते हैं इन्वायरमेंट, और डी फॉर डेवलपमेंट। तो कह सकते हैं कि मानव का जो विकास होता है या फिर दुनिया के किसी भी प्रजाति का जो विकास होता है, उसमें मुख्य रूप से 2 तत्व, 2 एलिमेंट शामिल होते हैं। एक होता है आपका आनुवंशिकता और एक होता है आपका वातावरण, यानी एक होता है आपका हेरिडिटी और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। इन इक्वेशन को कहीं अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आनुवंशिकता से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखिए, जब बात आती है वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी की, तीनों का एक ही अर्थ होता है। इसे हम कह सकते हैं ना, सिंपल से लैंग्वेज में अगर तोड़ के डिफाइन करना चाहे तो एक व्यक्ति या फिर कोई दुनिया का एक प्रजाति, जो कुछ भी गुण उसके अंतर्गत है, यदि वो गुण अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है तो उसे ही हम कह सकते हैं वंशानुक्रम, उसे ही हम कह सकते हैं आनुवंशिकता। इसी के बारे में पीटर्न साहब क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारी डिफिनेशन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। एक डिफिनेशन इनकी हो गई और एक डिफिनेशन डगलस की हो गई, अभी उसको भी समझाऊंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो कुछ भी गुण प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बस इसीलिए तो कहा जाता है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है ये आपका इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम से मिलकर बनता है। तो व्यक्ति के विकास में जो कुछ भी गुण उसका सम्मिलित रूप से दिखाई देता है, अगर वो गुण उसके माता पिता से प्राप्त है तो उन्हें हम कह सकते हैं आनुवंशिकता, उन्हें हम कह सकते हैं वंशानुक्रम। यही बात कहते हैं आपके पीटर्न साहब। ये आपकी डिफिनेशन आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझाते हैं कि दोबारा आपके कोई डाउट ना बचे। आइए, डगलस और हॉलैंड साहब क्या कहते हैं आनुवंशिकता के बारे में। किसी व्यक्ति के, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से ग्रहण करता है। यानी व्यक्ति की जो भी शारीरिक क्षमताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, मानसिक स्तर है, अगर इस तरीके के गुण उसके अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं और वो गुण वो अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त किया है तो उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिकता, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी, उसे हम कहते हैं कि एक तरीके से वंशानुक्रम। तो 2 डिफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट डिफिनेशन पीटर्न साहब की, उसके बाद सेकंड डिफिनेशन आपकी है डगलस तथा हॉलैंड साहब की। ये दोनों कहते हैं कि दोनों के डिफिनेशन निष्कर्ष यही निकलता है कि एक व्यक्ति में जो कुछ भी गुण हमें दिखाई देते हैं, अगर वो गुण उनके माता पिता, उनके एक तरीके से पूर्वजों से प्राप्त है तो उन्हें हम कहते हैं वंशानुक्रम, उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिकता। और ये जो आपके आनुवंशिकता होती है, अब इससे आपको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर जो आपकी कि ये होती वंशानुक्रम जो होता है, आनुवंशिकता होती है, सर ये जन्मजात होती है। सर ये जन्मजात होती है आनुवंशिकता, ये चेंज नहीं होती, ये स्थिर रहती है। तो कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि वंशानुक्रम चेंज होती कि नहीं होती। नहीं भैया, ये जन्मजात रहती, ये आपकी स्थिर रहती है, ठीक है, ये आपकी स्थिर रहती है। लेकिन यही जब बात वातावरण की करेंगे तो वातावरण चेंज होता भी रहता है, ठीक है। चलिए, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ नोट पॉइंट करके लिखा गया है, जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप
या माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, इसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। एक व्यक्ति अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के जो कुछ भी गुण प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी उसके गुण दिखाई देते हैं वो माता पिता से प्राप्त किए रहते हैं, और उसे ही हम अनुवांशिकता या फिर उसे ही हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बालक के विकास में वंशानुक्रम, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने जा रही है वंशानुक्रम के बारे में, कि बालक के वंशानुक्रम में कैसे ये अपना एक तरीके से वंशानुक्रम कैसे प्रभाव छोड़ते हैं, कैसे वंशानुक्रम बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ये पॉइंट समझने वाली है और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बालक के अनुवांशिकता या बालक के वंशानुक्रम, बालक के हेरिडिटी गुण, बालक के कद, बालक के रंग रूप, बालक के शारीरिक गठन, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आप सबको पता चल गया कि भैया जो अनुवंशिकता होती है ये बालक के बॉडी में चेंज लाते हैं, बालक के बॉडी में फिजिकली चेंज लाते हैं, मेंटली भी चेंज लाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम फिजिकली चेंज की बात करते हैं जब अनुवंशिकता की बात करते हैं, उसके शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो बालक के अनुवंशिकता के कारण, बालक में अनुवंशिकता गुण के कारण या फिर बालक के अनुवंशिकता के प्रभाव के कारण बालक के कद, यानी देखते हैं ना किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति है वो उसकी हाइट लंबी है तो उसके बेटे भी अक्सर लंबे ही दिखाई देते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता थोड़े से कद में छोटे हैं तो उनके बेटे भी छोटे ही होते हैं। ऐसा जो कि मुख्य रूप से नहीं होता लेकिन सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है। तो उनके कद, उनके रंग रूप, उनके शारीरिक गठन, कहते ना भैया ये पहलवान का बेटा है, यानी इसके पिता भी पहलवान रहे होंगे तो उसके जो भी जीन्स वगैरह हैं वो भी उनमें भी जो कि पहलवानी गुण आ ही जाते हैं। तो कहते हैं उसके शारीरिक गठन, उसके वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। माता पिता बहुत ज्यादा दुबले हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि उनके बेटे भी दुबले पतले ही होते हैं। ठीक है, वैसे साधारण ये 100% में सही बातें नहीं है लेकिन फिर भी 99% बातें ऐसे देखने को मिलती हैं। तो अनुवंशिकता के कारण बालक के कद, रंग रूप और शारीरिक गठन वृद्धि में भी प्रभावित होते हैं। ये भी भैया अनुवंशिकता इन सब चीजों को प्रभावित करती है। फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए सेकंड पॉइंट को समझिए। बालक के अनुवांशिक गुणों के कारण बालक में कई बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी व्यक्ति या फिर किसी पुरुष, किसी भी माता के अगर उनको कोई मान लीजिए कोई एक डिजीज है, जैसे मान लीजिए कोई शुगर वगैरह, उनके बच्चों में देखते होंगे कि अक्सर शुगर कभी न कभी एज के बाद निकल ही जाता है, वरानता हो गई यानी कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, तो ये भी अगर माता पिता के हो तो बच्चों में भैया ये 100% संभावना रहती है कि बच्चों में इस तरीके के भी डिजीज देखने को मिले। तो अनुवंशिकता गुण के कारण जो कि माता पिता में बीमारियां होती हैं वो बच्चों में वो बीमारियां एक तरीके से उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि जो अनुवंशिकता का यही सिद्धांत भी है कि माता पिता के गुण बच्चों में भी दिखाई देंगे। चलिए आइए, बालक के अनुवांशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भैया जो भी बालक के अनुवांशिक गुण हैं, माता पिता की जिस तरीके के बॉडी है, जिस पर कद काठी है, वो बच्चों को भी प्रभावित करते ही करते हैं। उसके बाद बालक की मानसिक क्षमता उसकी अन्य क्षमताओं को भी प्रभावित करती है। देखिए ध्यान समझिए, अगर किसी बालक का मानसिक विकास ठीक ठाक हुआ है, देखेंगे उसका शारीरिक विकास भी, उसका संवेगात्मक विकास भी, उसका सामाजिक विकास भी, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सब प्रकार के डेवलपमेंट भी ठीक ठाक से होते रहेंगे। तो मानसिक विकास, मानसिक क्षमता किस पे डिपेंड करती है? तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं अनुवांशिकता पे। अगर माता पिता का मानसिक स्थिति, मानसिक क्षमता ठीक ठाक है तो बालक की भी मानसिक क्षमता ठीक ठाक रहेगी, और जब बालक की मानसिक क्षमता ठीक ठाक रहेगी तो उसकी अन्य क्षमताएं भी उससे प्रभावित होंगी, उससे डेवलप होती हैं, और ये होता है अनुवांशिकता। ठीक है, आइए इसके बारे में थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं अनुवांशिकता के बारे में, कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका अनुवंशानुक्रम है। यानी बालक के जो भी मूल शक्तियां होती हैं, जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, उसका कारण क्या होता है? तो वो वंशानुक्रम होता है। यानी बालक की जो जन्मजात शक्तियां किससे निर्धारित होती हैं? तो वंशानुक्रम से। कौन कहता है? आपके प्यारे थॉर्नडाइक साहब। बालक के जो भी जन्मजात शक्तियां होती हैं वो माता पिता के गुणों से मिलती हैं, तो उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं, और यही बात कहते हैं आपके थॉर्नडाइक साहब। आइए थोड़ा सा आगे समझिए। बालक में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। अब ये बात अच्छे समझ गए कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई माता ए है और कोई माता पिता ए बी है, और यहाँ पे कोई माता पिता मान लीजिए कि सी डी है। ठीक है, सी डी है। अब क्या करेंगे, जो ए बी के बेटे होंगे उनकी जो कि शारीरिक संरचना अलग होगी,
क्योंकि इनमें जो भैया मान लीजिए इनका बेटा कोई है यफ, तो यफ में जो इसके एक तरीके से वंशानुक्रम का इसका जो रूल फॉलो हो रहा है वो ए बी का हो रहा है, और जो सी डी का रूल फॉलो कर रहा है वंशानुक्रम का, इसका बेटा मान लीजिए कोई जी है, तो जी में किसका गुण दिखाई देगा, तो सी डी का। इस प्रकार से भैया दोनों बालकों में विभिन्नता भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनका जो कि वंशानुक्रम भी अलग अलग है, आनुवंशिकता के गुण भी अलग अलग हैं, उनके लक्षण भी अलग अलग हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर बालकों में जो वंशानुक्रम के कारण ही सारी विभिन्नता भी दिखाई पड़ती है, कि उनके माता पिता के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब इनकी भी शादी वादी होगी, इनके भी बच्चे होंगे, तो इनके भी गुण अलग अलग होते ही जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से वंशानुक्रम को बिल्कुल बेसिक से मैं समझाने का प्रयास किया हूं। इनकी जो डिफिनेशन है वो भी समझा दिया कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम हम कह सकते हैं कि जो हम अपने पूर्वजों से जो कुछ भी गुण अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम हेरिडिटी, उन्हें ही हम आनुवंशिकता के कह के पुकार सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में पूछता भी है कि आनुवंशिकता स्थिर है या फिर गतिशील है, तो आनुवंशिकता स्थिर होती है। बालक के अंतर्गत जो जन्मजात शक्तियां आ गई हैं वो चेंज नहीं होती, उसके बाद हाँ उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, पर वो घटती नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपके पूछा जाए कि आपका जो विकास होता है, विकास में किसका किसका मेरे भाई महत्व होता है, तो विकास में आपका वंशानुक्रम, विकास में आपका वंशानुक्रम, विकास में आपका वंशानुक्रम व आपका वातावरण, दोनों का प्रभाव होता है। इस इक्वेशन को कहीं लिख लीजिएगा कि आपके विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग पर्यावरण के बारे में समझते हैं कि आपको पता है आपका विकास जो होता है वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर बना है। तो हेरिडिटी तो आप समझ चुके, लेकिन इन्वायरमेंट को भी समझ लीजिए। इन्वायरमेंट को आप ऐसा वातावरण मत समझिए जो पेड़ पौधे हैं, नहीं, ये बालक के प्रोस्पेक्ट में सोचिए कि बालक को वातावरण कैसे प्रभावित कर सकता है। इसे और अच्छे समझने के लिए आप कह सकते हैं आपका पास पड़ोस, आपका पास पड़ोस, आपके पास पड़ोस। अब समझ जाएंगे। देखिए आपके जो वातावरण, आपके जो एक तरीके से आपके आसपास का जो माहौल है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर आपके पड़ोस के लोग अच्छे हैं तो बालक का मानसिक विकास, बालक का एक तरीके से भाषाई विकास, बालक का सामाजिक विकास अच्छा होगा। अगर आपके आसपास के लोग हिंसक प्रवृत्ति के हैं तो बालक का विकास भी वैसे ही होगा। तो उम्मीद करते हैं वातावरण को बहुत अच्छे समझेंगे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके विकास में 50% वातावरण और 50% आपका इन्वायरमेंट का रोल होता है। ठीक है, वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती कि आपके जो कि एक तरीके से हो गए, आपके पहाड़ हो गए, आपकी नदियां हो गई, आपके झरने हो गए, नहीं, भौतिक चीजें नहीं आती, बल्कि अगर इन्हें विस्तृत रूप में देखा जाए, इन्हें पास पड़ोस बच्चे के विकास से के रूप में जोड़ के देखा जाए, तो कह सकते हैं कि वातावरण, आपका पर्यावरण का अर्थ होता है बालक के विकास के लिए उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है बालक का विकास। ठीक है, तो वातावरण की बात अगर करें तो ये समझ सकते हैं कि बालक के आसपास जो लोग भी उपलब्ध हैं, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनको अगर प्रभावित कर रही हैं तो हम कहेंगे भैया कि बालक के विकास को ये आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए नोट पॉइंट देख लीजिए। बालक का रहन सहन, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो बालक का रहन सहन है, बालक की आर्थिक स्थिति है, वो भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित करते ही करते हैं। जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, जिस भी घर गांव में रह रहा है, अगर उसका भैया स्थिति ठीक ठाक है, वहां पे लोग सक्षम है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसी प्रकार का उसका विकास भी होता है। तो बालक के वातावरण में, बालक के विकास में वातावरण का भी प्रभाव इंपॉर्टेंट होता है, उसके रहन सहन, उसके मानसिक विकास में भी। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा नोट पॉइंट इसे भी समझ लीजिए। बालक अपने परिवार, अपने पास पड़ोस, विद्यालय, मित्रों का प्रभाव पड़ता है। जो बालक के विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, उस पर परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, मित्रों सभी का प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इन समस्त स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर उचित निर्देश प्रदान करने चाहिए। यानी बालक अगर भैया उसका जो सोसाइटी ठीक ठाक नहीं है तो उसको सही दिशा निर्देश दे, उसको सही प्रकार का उसका डेवलपमेंट कराए, ये अध्यापक का गुण भी होता है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो बालक का वातावरण होता है उसका भैया एक तरीके से उसके विकास पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे मानसिक विकास व शारीरिक विकास पर। बालक के विकास पर, बालक के विकास पर वातावरण का क्या प्रमुख प्रभाव दिखाई देता है? सबसे पहले कह सकते हैं कि बालक के मानसिक विकास पर भी वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, शारीरिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
मानसिक विकास आप पहले ही बता चुके हैं, उसकी जो भी सोसाइटी जिस भी गांव घर से आ रहा है उसका भैया जिस तरीके का माहौल है उसका मानसिक स्तर भी, उसका भाषाई स्तर भी, उसका सामाजिक स्तर भी उसी प्रकार से डेवलप होगा। अगर आपका समाज में अगर उसको थोड़ा सा खेल कूद करा रहे हैं, उसका शारीरिक विकास भी ठीक ठाक से होगा, उसका बुद्धि व उसके व्यक्तित्व भी ठीक ठाक से होंगे। अगर अच्छी सोसाइटी है तो समायोजन भी ठीक ठाक से कर लेगा। अगर आपके समाज में उसको तर्क वितर्क करवा रहे हैं तो किसी नई चीज के आने पर समायोजन भी कर लेगा अपने व्यवहार में। उसके बाद संज्ञानात्मक स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेगा, संज्ञानात्मक बुद्धि का भी प्रयोग करने लगेगा, संवेगात्मक अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करने लगेगा। अगर उसका वातावरण, उसका इन्वायरमेंट, उसका पर्यावरण, उसके पास पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, उसका माहौल अगर ठीक ठाक है, ठीक है, वातावरण को तोड़ के समझेंगे तब समझ जाएंगे। वातावरण कहने का मतलब है उसके आस पड़ोस, उसका जो भी इन्वायरमेंट है उससे लिए। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे चीजों को समझते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो नोट पॉइंट करके लिखा गया इसे बहुत ईमानदारी समझिएगा। जो आपका विकास होता है, जो आपका विकास होता है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिलके होता है। और मानव के विकास को वातावरण और आपका वंशानुक्रम यानी आपका इन्वायरमेंट और आपका हेरिडिटी दोनों मानव के विकास को, ह्यूमन के डेवलपमेंट को प्रभावित करते ही करते हैं। तो ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि मानव के विकास में महत्व होता है, मानव के विकास में किसका महत्व होता है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। यानी मानव के विकास को या फिर किसी प्रजाति के विकास को उसका वंशानुक्रम और उसका वातावरण दोनों से प्रभावित करते ही करते हैं। आइए अब थोड़े से अगले टॉपिक को कवर कर लेते हैं। छोटी सी टॉपिक है प्रकृति बनाम पोषण, यानी नेचर बनाम नर्चर। ध्यान समझिएगा, जो आपकी प्रकृति होती है ना, इसे आप कह सकते हैं ये जन्मजात होती है, ठीक है, इसे जन्मजात। और जब कहोगे सर जन्मजात कह रहे हो तो इससे अच्छा इसे आप हेरिडिटी कह दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो प्रकृति है इसे आप हेरिडिटी कह के पुकार सकते हैं, लेकिन जो पोषण है इसे आप प्रकृति नहीं कह सकते। इसे जन्म के बाद किस तरीके का बालक का लालन पालन पोषण हो रहा है, यानी इसे आप वातावरण कह सकते हैं, इसे आप वातावरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में पूछ भी लिया जाता कि प्रकृति बनाम पोषण ये सिद्धांत किसने दिया था, तो भैया सर फ्रांसिस गाल्टन साहब, ठीक है। सर फ्रांसिस गाल्टन साहब ने आपका नर्चर और नेचर और नर्चर थ्योरी दिए थे। किसने, तो सर फ्रांसिस गाल्टन साहब। और इन्होंने क्या बताया भैया, ध्यान समझिएगा, जो आपकी प्रकृति होती है ये हम जन्मजात इसे कह के पुकार सकते हैं, और जो आपका पोषण होता है इसे हम वातावरण से संबंधित, यानी पोषण आपका कब होगा, जब आपका जन्म हो जाएगा उसके बाद ही ना आपका लालन पालन होगा। तो आपका जो पोषण होता है, जो आपका एक तरीके से नर्चर होता है, आप उसे कह सकते हैं ये वातावरण संबंधित होता है। और जो आपकी प्रकृति होती है ये आपके जन्मजात गुणों से संबंधित होती है। आइए थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति का अभिप्राय है बालक के जन्मजात गुण जो उसके पूर्वजों से मिले, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आपकी प्रकृति होती है ये आपके भैया या आपके जो कि आनुवंशिकता से संबंधित होती है, और ये वो होती जो बालक के जन्मजात गुण इसमें समाहित होते हैं, इसे आप प्रकृति कह सकते हैं, इसे आप नेचर कह सकते हैं, जो कि चेंज नहीं होता। लेकिन पोषण का स्वरूप चेंज भी होता रहता है, यानी पोषण का अभिप्राय, पोषण का मतलब होता है कि एक तरीके से नर्चर का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति या बालक के गुण उसके पर्यावरण या आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। पोषण किस पे निर्भर करता है, तो आप कह सकते हैं आपके वातावरण पर, आपके परिवार के लोगों पर, आपके आसपास पर। लेकिन आपकी प्रकृति किस पे निर्भर करती है, तो आप कह सकते हैं आपके जन्म पर, आपके आनुवंशिक गुणों पर। ये प्रकृति, ये नेचर डिपेंड करती है। तो नेचर और नर्चर को बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा। प्रकृति का अर्थ होता है भैया हम कह सकते हैं जन्मजात गुण, और वातावरण यानी आपका जो पोषण होता है, जो आपका नर्चर होता है, इसे आप कह सकते हैं आपका वातावरण, इसे इन्वायरमेंट, ठीक है, जो चेंज भी होता रहता है, प्रकृति चेंज भी नहीं होती रहती। आइए अब थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू के टाइप आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझ लेते हैं। देखिए अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पे केवल शब्द आ जाए 99.9999% संभावना है कि यह ऑप्शन गलत ही हो जाए। तो इसमें पूछ रहा भैया प्रकृति और वातावरण यानी आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उसके बाद विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, स्टार लगाइए।
सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। नहीं, पूरी तरीके से नहीं, इसमें वातावरण का भी प्रभाव रहता है। सिर्फ आपके जीन्स, आपके जो कि एक तरीके से आपके हेरिडिटी का ही रोल नहीं रहता, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा ये। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते नहीं। अगर बालक को भैया की कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कितना भी अच्छा खिला लो, कैसे सही हो सकता है? जो जन्मजात उसके एक तरीके से विकार डिजीज है वो नहीं दूर हो पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा कि विकास में कुछ पहलू यानी 50% आनुवंशिकता और 50% वातावरण प्रभावित करते हैं, और यही भी इसके बारे में कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना सही हो जाएगा। आइए अब देखिए, बच्चे का विकास का परिणाम है। अभी ऊपर मैंने आपको ये इक्वेशन लिखाया था एच, और ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है सीटेट के, एच अपॉन ई, एच प्लस ई यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बना के आपका डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट किससे होता है? तो आप कह सकते हैं आपका आनुवंशिकता यानी आपका जो कि भैया हेरिडिटी एंड आपका एनवायरमेंट, तो भैया इन दोनों के मेल से होता, केवल पालन पोषण से नहीं होता, पालन पोषण से ही नहीं होता, आनुवंशिकता से नहीं, पर्यावरण से नहीं, दोनों को मिला के आप कह सकते हैं। तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा ये पैडागॉजी से रिलेटेड है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती, यानी एक तरीके से वो अतुलनीय है, उसकी तुलना की नहीं जा सकती, वो अपने आप में श्रेष्ठ है खेल कूद में। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं, यानी उसे एक तरीके से ट्रेनिंग भी करवाते हैं, एक तरीके से वातावरण में खेलने के लिए मौका भी देते हैं, और लास्ट में वह उन्हें खुद भी सिखाते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रियाएं का परिणाम है, यानी किस किस के बीच उसकी जो कि क्षमता का परिणाम है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, वो खेलने में अतुलनीय है, एक तरीके से वो एक तरीके से खेलने में महारत हासिल की है, किसके किसके कारण? तो स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के कारण, आनुवंशिकता और अनुशासन और पौष्टिकता के कारण, आनुवंशिकता और वातावरण के कारण, या फिर वृद्धि और विकास। तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो कह सकते हैं सर कि वो अगर एक तरीके से उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं तो उसमें कुछ जन्मजात गुण तो ट्रांसफर होंगे ही होंगे, और वो खेलने के लिए उसको भेजते भी हैं, यानी एक तरीके से जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, यानी वो पर्यावरण से भी सीखने का मौका देते हैं। तो सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा अगला प्रश्न को समझिए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? नाम मात्र भूमिका होती, नाम मात्र वगैरह आ जाए तो पहले ही कट करो इसे। महत्वपूर्ण भूमिका होती, यस। उसके बाद ये एक तरीके से इसका हम अनुमान कर नहीं सकते, इसकी भूमिका होती है, एक तरीके से हम अनुमान नहीं कर सकते कि भैया कि आपका व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। उसके बाद आकर्षक भूमिका होती है, नहीं ये तो गलत ही। उसके बाद बी फॉर बनाना, यानी व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सिर्फ यहाँ पे रहता महत्वपूर्ण करके ना कि केवल महत्वपूर्ण भूमिका रहती, यहाँ पे कह देता केवल महत्वपूर्ण भूमिका, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है महत्वपूर्ण भूमिका, तो हाँ भैया बात सही है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा समझ लीजिए। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना, अभी मैं ऊपर बताया था कि अनुवांशिकता वही होती जो चेंज नहीं होती, गौण होती है, गत्यात्मक या फिर गतिशील, उसके बाद जो होती है स्थिर या फिर प्राथमिक। तो गत्यात्मक तो बिल्कुल भी नहीं होती। भैया एक बात बताओ, अगर आपके मम्मी पापा से आपको कोई गुण प्राप्त हो रहे हैं, आप उन्हें चेंज कर पाओगे? नहीं। देखते कुछ बालक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनके माता भी पिता चिड़चिड़े होते हैं, तो वो जन्मजात चिड़चिड़े हैं, तो वो ऐसे बने रहेंगे। हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं, तो वो गतिशील गत्यात्मक नहीं होते। तो इसका सही उत्तर जाएगा जो अनुवंशिकता होती है, उसकी संरचना होती है, वो स्थिर होती है। ठीक है, वो स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर चल जाएगा। चलिए इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को टिक भी कर लिए। और यदि आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को अपने दोस्त फ्रेंड यार तक जरूर शेयर करिए। और हाँ, एक बार क्लास को आप लाइक वाइक भी कर सकते हैं, क्लास समझ में आ रही तो। ठीक है, चलिए और कहा, और हाँ डेली अपडेट पाने के लिए इससे रिलेटेड क्लास और भी मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास कराने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से सीटेट का सिलेबस कवर करा रहा हूँ। तो चैनल से आप नए हैं तो जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके। उसके साथ साथ आप द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपडेट वगैरह करता रहता हूँ। ठीक है,
हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये रही इंस्टाग्राम आईडी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अपना 100% दे के आपको समझाए हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कराना चाहेंगे, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। इसके बाद ताबड़तोड़ क्लासेस जाने वाली है सीटेट की। चलिए, आज हम लोग 4th चैप्टर को कवर किए। इसके पहले 3 चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कवर कर चुके हैं। विकास की जो अवधारणाएं थी उनमें 3 चैप्टर बनाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तीनों को कवर कर चुके हैं बिल्कुल बेसिक से। क्लास थोड़ा सा वो लंबी है लेकिन समझ में आएंगी, आपको समझने का भरपूर मौका मैं देता हूं। चलिए, आज के क्लास में हम वंशानुक्रम और वातावरण को समझे हैं। तो वंशानुक्रम क्या कह सकते हैं, जो गुण हम अपने माता पिता से अर्जित करते हैं वो वंशानुक्रम, और वातावरण जो हम भैया जिस प्रकार का हमारा डेवलपमेंट में हमारे समाज के लोग हमें प्रभावित करते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे मम्मी पापा हमें प्रभावित करते हैं एक तरीके से फिजिकली रूप में, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये हमारा वातावरण होता है। और आपके विकास में, बालक के विकास में, किसी भी मनुष्य, किसी भी प्रजाति के विकास में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद करते हैं दोनों को अच्छे से जाने होंगे, और उसके बाद नेचर और नर्चर को भी जाने होंगे। जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आपका नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो जन्मजात होती है। जो आपका नेचर, जो आपका एक तरीके से नर्चर पोषण होता है, उसे हम पालन पोषण के अर्थ में समझ सकते हैं। और वो क्या होता है भैया, वो हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप पूरी क्लास को समझे होंगे। सभी लोग अपना क्या ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।